हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स क्लास 12। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, ठीक है, तो कौन कौन से फिजियोलॉजिकल ऐसे फैक्टर्स हैं जो फिजिकल फिटनेस के जो भी कॉम्पोनेंट्स हैं उनको डिटरमाइन करते हैं। ठीक, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, फिजिकल फिटनेस के, यानी कि जो हमारी फिजिकल फिटनेस है वो कुछ चीज़ों से मिलकर बनती है, जैसे हमारी स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, तो उन चीज़ों से मिलकर बनती है। तो ये जो स्ट्रेंथ, स्पीड, इनको कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं या इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है, डिटरमाइन करते हैं, तो वो हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। और साथ ही हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वन बाय वन जो है उसको स्टडी करते हुए चलते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रेंथ। अब ये जो स्ट्रेंथ है एक तरीके का फिजिकल फिटनेस का ही कंपोनेंट है, यानी कि इसके बिना फिजिकल फिटनेस अधूरी है। तो स्ट्रेंथ जो है वो किस वजह से इफ़ेक्ट होती है, तो फिजिकल फिटनेस के कौन कौन से, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो फिजिकल फिटनेस में जो स्ट्रेंथ है उसको डिटरमाइन करते हैं। तो एक तो है मसल साइज, ठीक है। अब जो फिजिकल फिटनेस है उसमें जो स्ट्रेंथ का काम है वो हमारी मजबूती को दर्शाता है, यानी कि हमारी जो मजबूती है, ठीक, हमारे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रेंथ किस चीज़ों से बनती है, किन चीज़ों से स्ट्रेंथ हमारे अंदर रहती है। तो एक तो मसल का साइज। देखिए, मसल का साइज अगर अच्छा है, ठीक है, मसल का साइज अगर अच्छा है, मजबूत है, बड़ा है, तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। फिर है लीन बॉडी मास। अब ये जो लीन बॉडी मास है ये क्या होता है, ये जो टोटल बॉडी का वेट होता है हमारा, अगर हम उसमें से फैट को माइनस कर दें तो उसको कहते हैं लीन बॉडी मास, ठीक। तो अगर लीन बॉडी मास जो है वो हमारा बेटर है तो हमारी स्ट्रेंथ भी बेटर होगी। मसल कंपोजिशन, ठीक है। अब ये जो मसल कंपोजिशन है ये क्या है कि दो तरीके की मसल्स होती हैं। देखिए, एक तो वाइट मसल फाइबरस होती है, ठीक है। दो तरीके की जो मसल फाइबर्स होते हैं, तो उनमें एक होता है वाइट और एक होता है रेड। तो अगर रेड की संख्या ज़्यादा है तो स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, ठीक है। ये चीज़ हमें समझ के चलनी है। और नेक्स्ट जो है वो नर्व इम्पल्स है, यानी कि जो हमारी नर्व होती है, यानी कि नर्व सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम जो है, उसमें जो हमारा नर्व होती है, नर्व इम्पल्स, ठीक है, उसकी जो स्पीड है उससे भी काफ़ी हद तक हमारी स्ट्रेंथ जो है वो डिटरमाइन होती है, इफेक्ट होती है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ऐसे ही एक कंपोनेंट है स्पीड। अब ये जो स्पीड है उससे जुड़ी हुई कौन कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो पढ़ लेते हैं, ठीक। इसमें दोबारा से इम्पल्स आ गया है, तो नर्व इम्पल्स जो है जैसा मैंने इसमें बताया वैसे ही बताना है कि जो स्पीड ऑफ द नर्व इम्पल्स है वो काफ़ी हद तक स्पीड को जो है डिटरमाइन करती है। मसल का कंपोजिशन इसमें भी आ गया है, ठीक। तो जो चीज़ें बार बार आ रही हैं उनको मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक। फिर है स्ट्रेंथ। स्पीड जो है, स्पीड कैसे बढ़ेगी, स्पीड का बढ़ना और घटना, स्पीड जो हमारी बॉडी की है, हमारी बॉडी का जो मूवमेंट है वो किस तरीके से उसमें स्पीड आ सकती है अगर हमारी स्ट्रेंथ अच्छी है तो, ठीक है। यानी कि एक तरीके से यहाँ पर स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड कर रही है यहाँ पे किस पे, एक तरीके से नर्व इम्पल्स पे, ठीक है, स्पीड पर। और यहाँ पर जो बताया गया कि जो स्ट्रेंथ है, ठीक, स्ट्रेंथ अगर आपकी अच्छी है तो स्पीड भी अच्छी होगी। आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ अगर अच्छी है तो स्पीड अच्छी होगी, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो स्पीड भी ज़्यादा होगी, आप मूवमेंट ज़्यादा कर पाएंगे। अब एनर्जी स्टोरेज जो होता है, हमारी जो मसल्स होती हैं, ठीक है, अगर वो जो एटीपी वगैरह जो होता है स्टोरेज उसको अच्छे से कर सकती हैं स्टोर, ठीक, तो स्पीड अच्छी होगी, स्पीड ज़्यादा होगी हमारी बॉडी की, ठीक है। मेटाबॉलिक प्रोसेस अगर ठीक है तो स्पीड हमारी बॉडी की ठीक होगी। तो स्पीड जब ठीक होगी, ठीक है, तो इसका मतलब हम फिट है। अगर अच्छी स्पीड से हम काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम जो है वो फिजिकली फिट हैं। नेक्स्ट है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस मतलब किसी काम को कितनी देर तक हम कर सकते हैं बिना किसी अनड्यू फैटिक के, यानी कि बिना किसी अनचाही थकान के, ठीक। तो एक तो है एरोबिक कैपेसिटी। तो एरोबिक कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, एरोबिक कैपेसिटी होती है जिसमें हम नॉर्मली ऑक्सीजन लेते रहते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो एक्टिविटी करने की एक तरीके से कैपेसिटी हम समझ सकते हैं, ठीक।
तो इसमें क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन का इंटेक लंग्स के द्वारा हमारे जो ऑक्सीजन ली जाती है वो शामिल है इसमें। फिर जो नेक्स्ट है वो O2 सर्कुलेशन है, यानी कि ऑक्सीजन का सर्कुलेशन जो होता है पूरी बॉडी में, ठीक है। और फिर मसल्स के द्वारा जो O2 यानी कि ऑक्सीजन कंज्यूम की जाती है वो, और बायोकेमिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल रिजर्व्स जो ATP वगैरह है, ठीक, उससे रिलेटेड है ये एरोबिक कैपेसिटी। फिर लैक्टिक एसिड टॉलरेंस, अब हम कितनी देर तक कोई काम कर सकते हैं, जैसे अब देखा होगा आपने, हम काफ़ी देर तक जब कोई काम करते हैं तो, या हम दौड़ लगाते हैं, रनिंग करते हैं, तो काफ़ी एक बार क्या होता है कि पैरों में दर्द स्टार्ट हो जाता है, तो लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है बॉडी में, इस वजह से ऐसा होता है, ठीक है। और एक सेकेंड अभी बताते हैं। हाँ, तो लैक्टिक एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर लैक्टिक एसिड सहने की जो क्षमता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड तो बॉडी में बनी रहा है, तो अगर उसको सहने की जो क्षमता है वो बढ़ती है तो एंड्योरेंस भी बढ़ती है, ठीक। अगर वो ज़्यादा है, टॉलरेंस ज़्यादा है, सहने की ताकत ज़्यादा है लैक्टिक एसिड, ठीक है, तो एंड्योरेंस भी बढ़ेगी। मूवमेंट इकोनॉमी टेक्निक, अब ये जो मूवमेंट इकोनॉमी टेक्निक है इसके बारे में समझ लेते हैं कि ये है क्या। तो देखिए, जो भी हम जैसे मान लीजिए अननेसेसरी एक्टिविटीज़ हैं कोई भी, तो अगर हम उसको परफॉर्म करते हैं तो हमारी बॉडी में से एनर्जी का लॉस होगा। तो अगर हम उस चीज़ को बचा पाएँ, यानी कि हम जब भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो ज़रूरी ही काम करें, अगर हम अननेसेसरी काम करेंगे तो बॉडी में जो है एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है। तो जो लॉस होगा और हम उस जो भी एनर्जी है वो उस जिस एनर्जी से हम काम कर रहे हैं तो ठीक है, और जो भी एनर्जी एक्स्ट्रा होती है वो क्या होती है, बॉडी को हीट अप कर देती है। तो हम ऐसा काम करें जो ज़रूरी हो, ठीक है, उसी के ज़रिए हम जो है अपनी एनर्जी को उसमें यूटिलाइज़ करें। मसल कंपोजिशन यहाँ पे भी आ चुका है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ यहाँ पर मसल कंपोजिशन जैसा मैंने बताया था, ठीक है। तो आप लोग जो इसमें डबल चीज़ें हैं वो आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। अब बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कैसे निर्धारित होती है, देखिए मसल की स्ट्रेंथ कितनी है उससे फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी हद तक प्रभावित होती है। अगर मसल की स्ट्रेंथ अच्छी है तो फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी होगी, बॉडी में आप कहीं भी लचीलापन ला सकते हैं। स्ट्रक्चर जो है हमारे जॉइंट का अगर अच्छा है, ठीक है, बेस्ट है, तो फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी। हम कितना स्ट्रक्चर, हमारा जो बॉडी का जॉइंट का स्ट्रक्चर है, हमारे जो जॉइंट्स हैं वो कितने फ्लेक्सिबल हैं, ठीक है, तो वो चीज़ डिपेंड करती है, उससे फ्लेक्सिबिलिटी आती है बॉडी में। एज हमारी क्या है और जेंडर क्या है, देखिए छोटा बच्चा होता है उसमें क्या होते हैं, हड्डियां जो है वो कई सारी हड्डियां होती हैं, ज़्यादा हड्डियां होती हैं एक वयस्क इंसान के मुकाबले अगर हम देखें, ठीक है। तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी आपने देखी होगी ज़्यादा होती है, वो कहीं से भी गर्दन इधर उधर कर लेता है, ठीक है, पूरा शरीर को लचीला बना लेता है। तो एज पे भी डिपेंड करता है। वहीं अगर वयस्क इंसान देखें तो इतना नहीं लचीलापन आता है। बाकी जेंडर पे भी डिपेंड करता है ये। अच्छा, कॉन्ट्रैक्शन एंड स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ मसल्स, हमारी जो मसल्स हैं वो कितनी कॉन्ट्रैक्ट हैं और कितनी स्ट्रेचेबल हैं, इससे भी फ्लेक्सिबिलिटी निर्धारित होती है। बॉडी का जो टेम्परेचर है, ठीक है, अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो फ्लेक्सिबल ज़्यादा रहती है बॉडी, अगर कम टेम्परेचर है तो कम फ्लेक्सिबिलिटी आती है, ऐसा भी देखने में आता है। इंजरी अगर कोई हो गई है, ठीक है, इंजरी वगैरह है, चोट लग गई, तो फिर फ्लेक्सिबिलिटी तो निर्धारित नहीं, मतलब एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बहुत ही कम कर पाएगा इंसान, ठीक है, क्योंकि फिर उसके चोट ही लग गई है तो फिर कैसे करेगा वो। तो ये तो चीज़ें हमने पढ़ ली कि कौन कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस के लिए, ठीक है। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। हमारा जो मस्कुलर सिस्टम है उस पर क्या इफेक्ट होता है एक्सरसाइज का, ठीक है। तो एक्सरसाइज करने का आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है और बहुत ही बेनिफिशियल भी होती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे मस्कुलर सिस्टम पर हमारा जो एक्सरसाइज का है वो क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए, यानी कि हम कितने मस्कुलर बनते हैं, हमारी जो मसल्स हैं वो कितनी इफेक्ट होती हैं, ठीक, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। तो मसल्स इंक्रीज इन बल्क एंड साइज, अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो मसल्स हैं वो बढ़ती हैं, ठीक है, बल्क में बढ़ती हैं और उनका साइज भी बढ़ता है, जिससे कि हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, अच्छे चेंजेस आते हैं, ठीक है, और हमारी जो ब्लड सप्लाई है वो और अच्छी होती है, ठीक। और जब आप लोगों को पता है ब्लड सप्लाई अच्छी होगी तो हमारी बॉडी में हमारा हेल्दी एक सिस्टम बनेगा बॉडी में, ठीक। इंक्रीज इन ब्लड कैपिलरीज डेंसिटी, अब ब्लड पहुंचाने के लिए जो कैपिलरीज होती है ना, जिनसे ब्लड सप्लाई होता है, तो जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी होती है, जिससे कि ब्लड और अच्छे से पहुंचता है पूरी बॉडी में, ठीक। ये चीज़ आपको याद रखनी है, समझना है। इंक्रीज इन टेंडम स्ट्रेंथ, यानी कि जो हमारी मसल्स हैं
उनसे ही जुड़ी हुई है ये टेंडम। तो ये जो टेंडम स्ट्रेंथ है, यानी कि एक तरीके के ना ये टेंडम्स जो होते हैं वो टफ बैंड्स होते हैं। क्या होते हैं? ये बैंड्स होते हैं फाइबर्स के, ठीक है, फाइबरस कह सकते हैं आप, फाइबर्स टिश्यूज़ के। तो ये एक तरीके से क्या करते हैं कि जो टेंशन फोर्सेस होती हैं, ठीक, उनसे रिलेटेड ये काम करते हैं। हमारी बॉडी को जो है हमारी अगर बॉडी में टेंशन होती है, ठीक है, हमारी मसल्स में टेंशन होती है, तो उससे रिलेटेड ये फ़ायदा पहुंचाते हैं। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं, ज़्यादा हम डीप में नहीं पढ़ रहे हैं। इंक्रीज़ इन मसल स्टोर्स, अब हमारी मसल्स में जो एटीपी वगैरह रहता है, ठीक है, मसल्स में जो एटीपी जो स्टोर्स वगैरह रहता है, तो उसको इंक्रीज़ करता है ये। मसल का साइज़ इंक्रीज होगा तो एटीपी वगैरह ये जो है वो स्टोर ज़्यादा हो पाएगा और हमारी बॉडी में एनर्जी ज़्यादा बनेगी। लैक्टिक एसिड टॉलरेंस, हमारी बॉडी में क्या होता है कि लैक्टिक एसिड बनता है जब हम लंबे समय तक काम करते हैं, ज़्यादा देर तक काम करते हैं या दौड़ लगाते हैं या जो भी वर्कआउट करते हैं, फिजिकली वर्कआउट जो भी करते हैं, तो लैक्टिक एसिड बनता है। तो लैक्टिक एसिड जब बनता है उसको सहने की क्षमता आती है, ठीक है। अगर हम डेली एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो मसल्स हैं वो लैक्टिक एसिड को सह पाएंगे, क्योंकि मसल्स बढ़ रही हैं, मजबूत बन रही हैं, तो लैक्टिक एसिड भी वो ज़्यादा सह पाएंगे और हम लंबे समय तक काम कर पाएंगे। इंक्रीज़ इन मसल स्ट्रेंथ, हमारी मसल्स जो है वो उनकी मजबूती बढ़ती है अगर हम डेली एक्सरसाइज करते हैं। मस्कुलर सिस्टम पर ये इफेक्ट पड़ता है इसका। स्पीड और एफिशिएंसी बढ़ती है, ये शॉर्ट में ही बता देता हूँ मैं आपको कि स्पीड जो है हमारी बॉडी की, मूवमेंट जो है हमारी बॉडी का वो बढ़ेगा जब मसल्स हमारी अच्छे होंगी, तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, उनकी काम करने की जो एफिशिएंसी वो बढ़ेगी। फिर है बॉडी का जो पॉस्चर है, अगर देखिए हम डेली एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो मसल्स जो हैं अगर वो ठीक हो रही हैं तो जाहिर सी बात है कि जो बॉडी का जो पॉस्चर है वो भी इम्प्रूव होगा, ठीक। इम्प्रूव्स रिएक्शन टाइम, मसल्स जब इम्प्रूव होंगी तो ब्लड फ्लो जो है वो अच्छे से होगा, नर्वस सिस्टम में भी ब्लड फ्लो अच्छे से होगा, हर जगह ब्लड फ्लो अच्छे से होगा हमारी बॉडी में। तो हमारे जो काम करने की क्षमता है, हमारी जो मानसिक और जो शारीरिक तौर पे जो भी क्षमताएं हैं वो बढ़ेंगी, कैपेसिटीज़ बढ़ेगी, कैपेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। प्री टेंशन ऑफ मसल्स, यानी कि जो हमारी बॉडी है वो पहले ही एक्टिव रहेगी, ठीक, कुछ भी मूवमेंट करने के लिए एक तरीके से प्री एक्टिव मोड में रहेगी, प्रो एक्टिव मोड जिसे कहते हैं, ठीक है, उसमें रहेगी। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि क्या क्या ये जो है मस्कुलर जो सिस्टम है उस पर क्या इफेक्ट होते हैं एक्सरसाइज के, ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ ली। अब बात कर लेंगे हम लोग कि जो रेस्पिरेटरी यानी कि सांस लेने से रिलेटेड जो भी हमारा सिस्टम है बॉडी का, ठीक है, उस पर क्या इफेक्ट होते हैं एक्सरसाइज के। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज डेली हम करते हैं, तो उसके क्या इफेक्ट रहते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर दो तरीके के प्रभावों के बारे में बात करेंगे, दो तरीके के इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स, जैसे एक तो हो गया तुरंत दिखने वाले जो इफेक्ट्स होते हैं, इमीडिएट इफेक्ट्स जिसको हम कहते हैं, और एक है लॉन्ग टर्म इफेक्ट, ठीक है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट। तो हम पहले पढ़ लेते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट यानी कि एक्सरसाइज करने से रेस्पिरेटरी यानी कि सांस लेने से जुड़ा जो हमारा सिस्टम है उस पर क्या इफेक्ट होते हैं। तो जो रेस्पिरेटरी जो रेट है यानी कि सांस लेने की जो दर है, रेट है, वो इंक्रीज हो जाता है। डीप ब्रीदिंग, हम लंबी सांस ले सकते हैं, लंबी सांस लेते हैं। फिर बॉडी का जो टेम्परेचर वो इंक्रीज हो जाता है एक्सरसाइज करने से, ठीक है। और इसमें जो हमारे यहाँ पर बात की गई है, ठीक है, कि बॉडी का जो टेम्परेचर वो इंक्रीज हो जाता है। फिर से एक बार समझते हैं, सही से समझिएगा। रेस्पिरेटरी जो रेट है यानी कि सांस लेने की जो दर है, रेट है, वो बढ़ जाता है। डीप ब्रीदिंग, लंबी सांस ले पाते हैं। फिर जो बॉडी का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, ये चीज़ आपको देखना है। तो नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो एक चीज़ हम जानेंगे कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो क्यों बढ़ रहा है। तो जब हम सांस ज़्यादा लेंगे, बार बार सांस लेंगे, लंबी सांस लेंगे, तो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी, ठीक है। लंबी सांस लेंगे, बार बार सांस लेंगे तो एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होगी, और जब एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, कंज्यूम तो होगी बाद में, पहले प्रोड्यूस होगी, तो उसके बाद जो एनर्जी हम कंज्यूम करेंगे वो तो कंज्यूम करेंगे ही, लेकिन जो एनर्जी बचेगी वो क्या कर देगी, बॉडी को हीट अप कर देगी, ठीक है, ये चीज़। इसलिए ये इफ़ेक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं, ये इमीडिएट इफ़ेक्ट है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स, यानी कि लंबे समय में दिखने वाले जो इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या होंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, ठीक, एक्सरसाइज के। तो देखिए मसल्स डेवलप होंगी, मसल्स यानी कि हमारी जो भी मसल्स हैं वो डेवलप होंगी और बढ़ेंगी, उनकी संख्या में बढ़ोतरी होगी। साइज जो है और वॉल्यूम जो है लंग्स का वो इंक्रीज़ होगा।
ठीक है। और अगर उनका लंग्स का जो वॉल्यूम है, यानी कि जितनी वो एयर अपने अंदर ले रहे हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा ले पाएंगे भविष्य में अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे उनका साइज बढ़ता है, ठीक है, लंग्स का साइज बढ़ता है, मजबूत होते हैं लंग्स, ठीक है। इंक्रीज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि सांस लेने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। इंक्रीज डेंसिटी ऑफ कैपिलरीज, जो कैपिलरीज हैं सांस लेने से जुड़ी हुई, यानी कि जो भी ऐसी कैपिलरीज हैं जो लंग्स से रिलेटेड हैं या कैसे भी, तो बॉडी में जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगी, उनकी जो संख्या में बढ़ोतरी होगी, इंक्रीज़ होगी, इंक्रीज नंबर ऑफ कैपिलरीज। फिर है सेकेंड विंड में डिले, तो डिले इन सेकेंड विंड का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए हमने कोई काम किया और हम थक गए, ठीक है, फिर हम थोड़ी देर वेट करते हैं, फिर दूसरा काम करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि अगर हम इस तरीके से जो हम डेली एक्सरसाइज करते हैं उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये दिखता है कि हम दोबारा जो है वो थकते नहीं हैं, मतलब सॉरी दोबारा नहीं, पहली बार में हम बहुत देर में थकते हैं, ताकि हम जब रेस्ट करेंगे, ठीक, उसके बाद तो जब जो भी काम करना है करेंगे, लेकिन हम थकते देर में हैं, ठीक है। डिले इन सेकेंड विंड, यानी कि ऐसा मौका नहीं आता है जल्दी कि हम थक के और फिर वेट करें दोबारा काम करने का, तो इसलिए हम पहले ही काफ़ी देर तक काम कर पाएंगे, ठीक है। ये इफेक्ट इसका देखने को मिलता है लॉन्ग टर्म में। फिर टाइडल वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो बात कर लेते हैं टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम क्या है कि जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, टाइडल वॉल्यूम भी एक तरीके का क्या है, वॉल्यूम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ये इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। ये रिब्स से रिलेटेड भी बताया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास है इंक्रीज इन माइनट वॉल्यूम, ठीक है। अब ये जो माइनट वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम कि ये वो एयर होती है, ठीक है, जो हम अंदर लेते हैं, ठीक है, और बाहर छोड़ते हैं 1 मिनट में, ठीक है, यानी कि हमारे लंग्स ने जो भी एयर ली और बाहर छोड़ी 1 मिनट में, वो होती है माइनट वॉल्यूम, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ये इंक्रीज़ होती है, यानी कि हम ज़्यादा सांस ले पा रहे हैं, ज़्यादा हवा अपने अंदर इंटेक कर पाते हैं और ज़्यादा हवा छोड़ पाते हैं, ठीक। क्विक रिकवरी ऑफ नॉर्मल ब्रीथ, हम नॉर्मल ब्रीथ की जो है क्विक रिकवरी कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ हमें देखना है। फिर इसमें थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए जो भी लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ठीक है, जो भी लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं रेगुलरली, तो उनको क्या होता है कि ब्रीदिंग सिस्टम में दिक्कत होती है, ब्रीथलेसनेस जो होती है, ठीक है, थोड़ा सा भी काम कर लिया फिजिकल वर्क और फिर एकदम हाफ गए, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर हम डेली एक्सरसाइज करते हैं तो थोड़ा सा बहुत काम करने पे हाफता नहीं है कोई, ठीक। अगर एक्सरसाइज हम डेली करते हैं तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, यानी कि कितने फ़ायदे हैं लॉन्ग टर्म में भी देख रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म में देखने को मिलते हैं इतने फ़ायदे। फिर स्पोर्ट्स इंजरीज़ के बारे में बात कर लेते हैं अपने लोग, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी मैंने स्पोर्ट्स इंजरीज़ हैं इनके बारे में मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, और पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, स्पोर्ट्स इंजरीज़ जो हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़नी है वो जो है वो 2 तरीके की हैं, एक तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़ है और बोन एंड जॉइंट इंजरीज़ हैं। तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़ में आप लोग ये नोट कर लीजिए और आप लोग मुझे कमेंट में 1 बाय 1 बताइएगा कि ये क्या है, ठीक है। स्प्रेन क्या होता है, स्ट्रेन क्या है, एब्रेजन क्या है, कंट्यूजन क्या है, लेसरेशन क्या है, इंसीजन क्या है। इस पर एक सेपरेट वीडियो भी आएगा, ठीक है, जो शॉर्ट वीडियो होगा 2 से 3 मिनट का, लेकिन आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोग करना है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे बोन एंड जॉइंट इंजरीज़ में डिसलोकेशन की और फ्रैक्चर्स की। ये ओवर यूज़ इंजरीज़ सिलेबस में हमने अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। अभी केवल हमें फ्रैक्चर्स और जो है डिसलोकेशन का पढ़ना है। तो डिसलोकेशन तो केवल डिसलोकेशन है, यहाँ पे फ्रैक्चर्स का हम लोग देख लेते हैं कि कितने तरीके के जो है फ्रैक्चर्स बताए गए हैं, वो देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो फ्रैक्चर्स है, एक तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है, ठीक है। पुरानी वीडियोज़ में मैंने ये बताया है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ठीक है। आप लोग जो है rajanacademy.com पर भी जा सकते हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं। मैंने जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड कर दिए हैं वहाँ पर। कम्युनिटेड फ्रैक्चर, ठीक है, ये एक तरीके का फ्रैक्चर है। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ठीक है, ऑब्लिक फ्रैक्चर, ये भी फ्रैक्चर्स हैं, ठीक है। और ओवर यूज़ इंजरी हमें नहीं पढ़नी है अभी, ठीक है, ये याद रखना है, मैंने लिख दिया था केवल आप लोगों को ये बताने के लिए कि अभी हमें ये नहीं पढ़ना है। और भी कई तरीके की चीज़ें हैं जो हमें अभी नहीं पढ़नी है इस सिलेबस में, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स ये आपका जो है पूरा चैप्टर रहा, ठीक, चैप्टर नंबर 7 फिजियोलॉजिकल जो भी है, ठीक। तो हमारे जो चैप्टर का नाम है वो एक बार आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए, फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स, ठीक है। इसको याद रखना है। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं जो कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस को डिटरमाइन करते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। और बाकी आप लोगों को अगर कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, प्लीज़ आप लोग मुझे व्हाट्सएप की कर सकते हैं, ठीक है। मैं अपना जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बाकी आप लोग मुझे राजन अकेडमी edu@gmail.com पर भी मेल कर सकते हैं, मैं आप लोगों के ईमेल ज़रूर पढ़ूँगा, ठीक है। और साथ ही जो भी कॉन्टैक्ट के तरीके हैं मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में बता दूँगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट में ज़रूर बताइए। और क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को फेस वीडियो भी बनाऊं आप लोगों के लिए, जिसमें मैं आप लोगों को समझा रहा हूं जैसे आपके टीचर समझाते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।